हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बढ़ो इंडिया 7.0। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 2022 में पूछे गए वे सभी क्वेश्चंस जो कि वर्ग 3 परीक्षा में पूछे गए थे। दोस्तों, 2024 आ चुका है और दोबारा यह वैकेंसी निकल कर सामने आई है। आज 1 अक्टूबर है, आज से फॉर्म भरे जाने हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले जाके फटाफट एक काम कीजिए, अपने MP ऑनलाइन में जाके फॉर्म भरवा लीजिए और इसके बाद तैयारी में जुड़ जाइए दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए यह पूरे क्वेश्चन की सीरीज आगे भी लेकर आते रहें और आपको यह क्वेश्चंस मिलते रहें, क्योंकि दोस्तों यहीं से सिलेक्शन हमें मिलेगा और यहीं से हमारी तैयारी पूरी होगी। तो दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, सीखने के दौरान बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं क्योंकि आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। उन्हें गलतियां करना अच्छा लगता है, B, उन्हें सीखना नहीं आता है, C, उन्हें गलतियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं, गलतियां करके ही वे सीखते हैं, या D, वह गलतियां सुधारते नहीं हैं। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन C, गलतियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, गलतियां करके ही वे सीखते हैं। देखिए दोस्तों, जब तक बच्चे गलतियां नहीं करेंगे वे सीखेंगे कैसे। तो बच्चियों, आप बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः किसका विचार है। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं दोस्तों, A, L.S. वाइगोत्स्की, B, इवान पावलोव, C, नाजोम चॉम्स्की, या D, जीन पियाजे। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन C, नाजोम चॉम्स्की जी ने बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, उन्होंने यही विचार दिया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद इत्यादि बच्चों की खालिस्तान व स्वाभाविक खालिस्तान एवं खालिस्तान प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं दोस्तों, A, स्वतंत्र मौखिक या लिखित, B, स्वतंत्र प्रभावी या संस्कृतनिष्ठ, C, मानक सहज या प्रभावी, D, मानक प्रभावी या संस्कृतनिष्ठ। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन A। तो पहले भरते हैं दोस्तों, पहले में आएगा स्वतंत्र, दूसरे में आएगा मौखिक और तीसरे में आएगा लिखित। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है A। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं दोस्तों, A, केवल कहानियाँ, B, ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो, C, ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, या D, केवल कविताएं। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन C, ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, वही प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, A, भाषा व्याकरण का अनुसार नहीं करती है, B, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था नहीं है, C, भाषा पूर्णतः लिखित होती है, या D, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन D, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच खालिस्तान के द्वारा की जा सकती है। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, A, अनुवाद परीक्षण से, B, उपलब्धि परीक्षण से, C, शैक्षणिक प्रश्नों से, या D, वस्तुनिष्ठ परीक्षण से। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है आंसर B, उपलब्धि परीक्षण से शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे निम्न में से कौन सा वाचन कहते हैं।
आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं दोस्तों। ए आदर्श वाचन, बी मौन वाचन, सी संवर्धन वाचन या डी सद्वृत्ति वाचन। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आदर्श वाचन। जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भाषा किसका साधन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं दोस्तों। ए भावाभिव्यक्ति का, बी संवेदना का, सी सहानुभूति का या डी लेखन का। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भाव व्यक्ति का भाषा साधन है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहें, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है दोस्तों। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात पर अधिक महत्व देंगे? दोस्तों आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। ए पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भलीभांति समझाना, बी बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, सी स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना या डी बच्चों को व्याकरण सिखाना। देखिए दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी बच्चों को भाषा के प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि होती है। देखिए दोस्तों, इसके राइट ऑप्शन है ए मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, बी मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती है, सी मातृभाषा की अपेक्षा करती है या डी लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है। देखिए दोस्तों, भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी भाषा विषय के दृष्टिकोण से शुद्ध लेखन का घनिष्ठ संबंध है। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं दोस्तों। ए उच्चारण की शुद्धता से, बी अशुद्ध उच्चारण से, सी व्याकरणिक नियम की अनभिज्ञता से या डी सुंदर लिखावट से। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उच्चारण की शुद्धता से। उच्चारण की शुद्धता से हिंदी भाषा विश्व की विषय की दृष्टिकोण से शुद्ध लेखन का घनिष्ठ संबंध उच्चारण की शुद्धता से है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से मंत्रणा और तर्क विधियों का सम्मिलित रूप है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं दोस्तों। ऑप्शन ए समवाय विधि, ऑप्शन बी निर्देश विधि, ऑप्शन सी आदर्श विधि या ऑप्शन डी स्वाध्याय विधि। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से मंत्रणा और तर्क विधियों का सम्मिलित रूप स्वाध्याय विधि है, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। कविता शिक्षण में गति प्रणाली का प्रयोग किस स्तर पर करना सर्वाधिक उपयोगी होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। उच्च कक्षा स्तर पर, बी प्राथमिक कक्षा स्तर, सी उच्चतर माध्यमिक कक्षा स्तर या डी माध्यमिक कक्षा स्तर। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्राथमिक कक्षा स्तर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। पाठ पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते? आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं दोस्तों। ऑप्शन ए क्यों कैसे वाले प्रश्न, बी क्या शिक्षा मिली है प्रश्न वाले प्रश्न, ऑप्शन सी पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपनी निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न या डी यदि तो वाले प्रश्न। देखिए दोस्तों, पाठ पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते दोस्तों, तो ऑप्शन इसका सी सही है। पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभव को व्यक्त करने वाले प्रश्न। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ।
देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे एक अनसील पैसेज यानी अपठित गद्यांश दिया गया है, जिसमें कि एक गद्यांश है। अब इसको पढ़कर हमें पूरे इसके नीचे दिए गए आंसर को देना है, प्रश्न के आंसर को देना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार बूढ़ी अम्मा का बेटे कितने समय बाद गांव आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसे पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर इसी में इसका आंसर होगा। तो देखिए ये दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरे 3 वर्ष के बाद उसका बेटा गांव आ रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन डी, 3 वर्ष के बाद उसका बेटा गांव आ रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, यह भी एक अपठित गद्यांश है, जिसे पढ़कर हमें इसके प्रश्नों के आंसर देने हैं। जैसे कि 16वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, उपयुक्त गद्यांश में अम्मा को किस प्रस्ताव पर विश्वास नहीं हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, जब बहू ने अम्मा से कहा इस बार बेटू को आप ही रखेंगी, अतः वह अपने साथ उसे हिला लें, अम्मा को इस प्रस्ताव पर विश्वास नहीं हुआ। इसका राइट आंसर है दोस्तों, आंसर बी। देखिए दोस्तों, ये यहाँ से आप पढ़ के इसका आंसर दे सकते हैं। बहू ने अम्मा से कहा इस बार बेटू को आप ही रखेंगी, जैसे भी हो यहाँ उसे अपने से हिला लीजिए, अम्मा को इस प्रस्ताव पर सहसा विश्वास नहीं हुआ। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर भी दोस्तों, यहाँ भी अपठित गद्यांश का हमें आंसर देना है। इसे हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा और पढ़ के इसका आंसर देना है। जैसे 17 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपयुक्त गद्यांश में बेटू को पाकर अम्मा को क्या लगा। तो देखिए दोस्तों, उपयुक्त गद्यांश में बेटू को पाकर अम्मा को लगा कि अब उसका जन्म सफल हो जाएगा, वह बेटू को लेकर मनोहर कल्पना में खो जाती है, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ भी दोस्तों एक अनसील पैसेज यानी अपठित गद्यांश दिया हुआ है, इसका भी हमको आंसर इसी से पढ़कर देना है। इसको पूरा पढ़ना है दोस्तों क्लियरिफिकेशन से। अब इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि उपयुक्त गद्यांश में नर्मदा कौन थी। तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए बूढ़ी अम्मा की बहू थी, बी बूढ़ी अम्मा की पड़ोसन थी, सी बूढ़ी अम्मा की बेटी थी, या डी रामेश्वर की बेटी थी। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बूढ़ी अम्मा की पड़ोसन थी। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ भी दोस्तों एक अपठित गद्यांश दिया गया है, इसे भी दोस्तों हमें पूरा पढ़ना है, पूरा समझना है, और फिर इसके बाद इसका 19वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर देना है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, मैं तो अपने आप ही आता था, बी, तुम्हें क्या हो गया है, सी, जो देता है सो लेता है, और डी, जो होता है। वे लोग अच्छे नहीं हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है, तुम्हें क्या हो गया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर भी दोस्तों इस अपठित गद्यांश को पूरा पढ़ना है और नीचे दिया 20वें नंबर के क्वेश्चंस का आंसर देना है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो देखिए दोस्तों, ऋग्वेद सही है, बी प्राण, सी अभिराम, या डी कंकर। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्राण अशुद्ध शब्द है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों इसको भी हमें पूरा पढ़ना है और 21वें नंबर का आंसर देना है। निम्नलिखित में से इति का विलोम शब्द क्या होता है। इति का विलोम मतलब होता है उल्टा। जैसे ए यथार्थ, बी निर्णय, सी आरंभ, या डी तृष्णा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आरंभ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में भी दोस्तों अपठित गद्यांश को पूरा पढ़ना है और नीचे दिए गए 22वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं दोस्तों। ऑप्शन ए, 3 वर्ष बाद बूढ़ी अम्मा का बेटा गाँव आ रहा था, यह सत्य है दोस्तों। ऑप्शन बी, बहू ने अम्मा से कहा इस बार बेटू को आप ही रखेंगी, जैसे भी हो यहाँ हूँ, जब तक हूँ आप उसे अपने से हिला लीजिए।
ऑप्शन सी है दोस्तों, 40 दिन बाद बहू अपनी माँ के घर गई तो बेटू ने ना तो जिद की और ना ही वह रोया। ऑप्शन डी, रामेश्वर के जाते समय अम्मा ने उससे हर साल आने का वायदा लिया था। दूसरे साल रामेश्वर तो ना आया पर रमा आई, वह बेटू को देखने आई थी। तो देखिए दोस्तों, इसमें 3 ऑप्शन सही हैं, एक ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 40 दिन बाद बहू अपने माँ के घर गई तो बेटू ने न जिद की न रोई, ये कथन असत्य है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर कह रहा है इस पैसेज में गद्यांश में काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। तो दोस्तों, ये कविता दी गई है, इसको हमें पूरा मन से और ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्न के आंसर देने हैं। अब हमसे 23वें नंबर का प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि प्रस्तुत पंक्तियों में किस ऋतु का वर्णन हुआ है। तो देखिए दोस्तों, पहले से पढ़ लेते हैं। दामिनी दमक चुरताप की चमक, घटा की घमक, अति घोर घनघोर में। यहाँ घनघोर से मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे वर्षा ऋतु के बारे में चर्चा हो रही है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्षा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर जो काव्यांश दिया गया है दोस्तों, उसे भी हमें पूरी अच्छी तरह से पढ़ना है और फिर नीचे दिए 24वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे दामिनी दमक चुरताप की चमक, घटा। आपका 24वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। कोकिला, कलापी, कल कुजत है जित जित। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शंस हैं ए अतिशयोक्ति अलंकार, बी श्लेष अलंकार, सी अनुप्रास अलंकार या डी यमक अलंकार। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, अनुप्रास अलंकार है। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर भी दोस्तों इस काव्यांश को पढ़कर नीचे जो क्वेश्चंस है उसका आंसर देना है। 25 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुर चाप शब्द का अर्थ क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए दामिनी, बी इंद्रधनुष, सी मगुर या डी वायु। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी इंद्रधनुष। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर भी दोस्तों इस काव्यांश को पूरा पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्न के आंसर देना है। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 26 नंबर के प्रश्न में कि बरसावन में कौन सा अलंकार है। तो देखिए दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं ए श्लेष अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी यमक अलंकार या डी अतिशयोक्ति अलंकार। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, चिपका हुआ। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर भी दोस्तों आपको इस काव्यांश को पूरा पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्न का आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों, 27वें नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, आप उसे ध्यान से पढ़िए। आयो सखी सावन मद सर्व सावन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए दोस्तों, आपके ऑप्शन इस प्रकार है ए अनुप्रास अलंकार, बी श्लेष अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार या डी यमक अलंकार। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। आयो सखी सावन मद सरसावन में अनुप्रास अलंकार है। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर भी दोस्तों इस काव्यांश को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। दामिनी दमक सुर ताप की चमक, स्यास घटा की घमक, अति घोर घनघोर ते, कोकिला कलापी कल पूजत है जित जित, शीतल है हीतल समीर झकझोर, सेनापति आवन कहियो है मन भावन सु, लाग्यो तरसावन विरह जुड़ जोड़ ते, आयो सखी सावन मद सरसावन, लाग्यो है बरसावन सलिल चहूँ और ते। सावन में यहाँ पूछा गया है दोस्तों 28वें प्रश्न में कि सावन में जहाँ तहाँ कौन कूक रहे हैं। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है दोस्तों, ए कोयल और दारदुर, बी मयूर और काग, सी अली और मोर या डी कोयल और कलापी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोयल और कलापी की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आंसर डी कोयल और कलापी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ।
यहाँ पर भी दोस्तों इस काव्यांश को हमें पूरा पढ़कर और नीचे दिए गए प्रश्न के आंसर देने हैं। तो 29वें नंबर का आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सावन में नायिका को कौन तरसा रहा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं दोस्तों, उसकी सखियाँ, बी वर्षा, सी विरह व्यथा या डी भौरा। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विरह विरा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। ए, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। बी, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान केवल घर में ही अर्जित करते हैं। सी, बच्चे भाषा की जटिल संरचनाओं का ज्ञान केवल समाज में ही अर्जित करते हैं। या डी, बच्चे भाषा की बौद्धिक और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान केवल घर में ही अर्जित करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चे भारत की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं, जो कि शिक्षा के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने अगर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो उसे कर दीजिए, ताकि हम इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आने वाले हैं उसे पढ़कर आप प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर सकें। तो दोस्तों पढ़ते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।